नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वह दूसरा है, यानी सामूहिक शिक्षा के अंतर्गत हमारा पहला प्रैक्टिस सेट भी हो गया। उसमें हमने 11 प्रश्नों को कवर किया था। इस प्रैक्टिस सेट में हम 12वें प्रश्न से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप प्राइमरी सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जो सुपर टेट का जो मैं शिक्षण कौशल का जो पार्ट है उसमें 10 नंबर का दिया गया है। उसके अंतर्गत हम एक-एक टॉपिक को करा रहे हैं और एक-एक टॉपिक के अभ्यास प्रश्नों को हम करा रहे हैं। उससे संबंधित जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो कि एग्ज़ाम में बनने के चांस होते हैं, तो उन प्रश्नों को मैं कवर करा रहा हूँ। तो चलिए दोस्त, आज का हमारा जो प्रैक्टिस है दूसरा है सामूहिक शिक्षा के अंतर्गत। तो 12वें प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। 12वां प्रश्न कह रहा है कि रेन जूली प्रतिभाशाली की अपनी डैश डैश परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। रेंजुली एक व्यक्ति हैं जो वैज्ञानिक हैं, वो प्रतिभाशाली की अपनी परिभाषा दिए हैं, उसके लिए वो जाने जाते हैं। तो किसके लिए वो जाने जाते हैं? तो वो जो जाने जाते हैं वो त्रिविमीय जो परिभाषा दी है इन्होंने दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा इनका। उसके लिए रेंजुली जाने जाते हैं। ठीक, अब चलते हैं इसकी कुछ व्याख्या है उसको भी समझ लेते हैं। बस बी में कहा कि रेंजुली प्रतिभाशाली अपनी त्रिविमीय परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। अब चलिए प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होता है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मन बुद्धि के होते हैं। यह कथन डैश डैश के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। तो यह किस सिद्धांत पर आधारित है? यानी कि कुछ अधिकांश व्यक्ति बुद्धि औसत होते हैं और बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम लोग मंद बुद्धि के बच्चे होते हैं। यह कथन किसको प्रतिस्थापित सिद्धांत को परिभाषित करता है? इसमें से आप लोगों के ऑप्शन में से चुनना है। तो ये जो है बुद्धि के वितरण का जो सिद्धांत है उसको परिभाषित करता है। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। इसकी थोड़ी व्याख्या है, उसको समझते हैं। ठीक, चलिए। अधिकांश व्यक्ति को बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभावान होते हैं, बहुत कम लोग मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन बुद्धि के वितरण के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प उसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थी हैं। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी कौन होते हैं? आप लोगों को ऑप्शन में से चुनना है। तो देखिए, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी वो होते हैं अपसारी चिंतन वाले जो होते हैं, मतलब कि एक ही चीज़ के कई तरह से सोचते हैं, उनको अपसारी चिंतन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। व्याख्या पर चलते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, व्याख्या ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। व्याख्या का कह रहा है प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपसारी चिंतन के होते हैं क्योंकि इन्हें स्टैनफोर्ड वीने परीक्षण में इनकी IQ जो होती है 135 से अधिक होती है। अपसारी चिंतन वाले। अपसारी चिंतन क्या होता है, अवसारी चिंतन क्या होता है, दोनों को समझ लेते हैं। अपसारी चिंतन जब किसी बालक को चिंतन के अनेक विकल्प और विचारों को अलग अलग दिशा में फैलाने का अवसर दिया जाता है तो उसको अपसारी चिंतन कहते हैं। यानी एक प्रश्न आप करिए, उसके कई तरह से मायने से उत्तर निकाला जा सकता है, उसी को अपसारी चिंतन कहा जाता है। ठीक, सीधी बातों में समझिएगा। अभिसारी चिंतन केवल एक ही बिंदु पर केंद्रित होकर चिंतन करना अभिसारी चिंतन कहलाता है। यानी उत्तर एक ही होगा, अनेक नहीं होगा। अगर पूछे प्रश्न कि भारत की राजधानी क्या है, तो भारत की राजधानी एक ही होगी, दिल्ली ही होगी। तो यह अभिसारी चिंतन के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, इसमें अधिक विकल्पों विचारों को फैलाव का स्थान नहीं होता है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपसारी चिंतन वाले होते हैं। तो दोनों अपसारी चिंतन और विसारी चिंतन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, गार्डनर का है, प्रश्न नंबर 15। थोड़ा छोटा करते हैं इसको, उसके बाद समझ में आएगा। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार यह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध ध्यान रखिएगा, आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। तो वह क्या हो सकता है? तो आत्मबोध यानी कि जो खुद का अंतर का जो बोध होता है उसको प्रदर्शित करना, वह क्या हो सकता है?
तो वो हो सकता है अंतः व्यक्ति, यानी अपने अंदर का जो बोध होता है उसको आप प्रदर्शित करते हैं तो उसको आत्मबोध कहा जाता है। हावर्ड गार्डनर जो है व्यक्ति, उन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया और इन्होंने बुद्धि के कई प्रकार बताए हैं। जो हावर्ड गार्डनर साहब हैं वह बुद्धि के कई प्रकार बताए हैं, जैसे कि भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, शारीरिक बुद्धि, संगीतीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, वैयक्तिक आत्म और वैयक्तिक अंतः बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, अस्तिवादी बुद्धि, मतलब इन्होंने बुद्धि के कई प्रकार बताए हैं। इन्हीं को इसीलिए इनके सिद्धांत को बहुबुद्धि का सिद्धांत कहा जाता है। काफी फेमस इनका सिद्धांत है बुद्धि के अंतर्गत। इनसे प्रश्न बनता है तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। व्याख्या पर चलते हैं। व्याख्या कर रहा है कि गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यह कारक जो व्यक्ति के अंतर आत्मबोध हेतु सार्वत्रिक योगदान देता है उसको अंतःवैयक्तिक हो सकता है। उसको अंतःवैयक्तिक कह सकते हैं या हो सकता है। अंतःवैयक्तिक होता क्या है? अतः व्यक्तित्व व्यवहार कर्मचारियों का स्वयं का व्यवहार होता है, यानी अपने अंदर खुद का व्यवहार झांका जाता है जो उनके व्यक्तित्व, प्रवृत्तियों, अवबोधन, अभिप्रेरणा, अपेक्षा तथा आंतरिक भावनाओं को फल स्वरूप प्रकट करने का कार्य करता है। उसके अंदर की जितनी भी भावनाएं होती हैं, प्रेरणाएं होती हैं, अनुबोधन होता है, उनको वो प्रदर्शित करने का कार्य करता है। उसी को आत्मबोध भी कह सकते हैं या अंतःवैयक्तिक कह सकते हैं। तो ये वाला विकल्प उसका सही हो जाएगा 15 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। प्रश्न नंबर 16 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापक के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है? एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करनी है, याद रखिएगा। तो बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करती है। सबसे बेस्ट ऑप्शन मिल रहा है, तभी आप उस सृजनात्मक बच्चे की पहचान कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा इसका। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी थी? पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दिया था? तो ये जो अवधारणा है वह सिरिल बर्ट ने दिया था। सिरिल बर्ट ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प सही हो जाएगा इसका। इसकी कुछ व्याख्या है, उसको समझते हैं। व्याख्या कर रहा है कि पिछड़े बच्चे के शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा सिरिल बर्ट ने दी। इसके अनुसार इस प्रकार के बालक अपनी आयु के सामान्य बालकों के साथ शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते हैं। अपने सामान्य जो बच्चे होते हैं उनके साथ जो शिक्षा ग्रहण करने की बात होती है वह ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प सही हो जाएगा 17 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 18। और प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि प्रतिभाशाली बच्चे के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ संवर्धन का अर्थ क्या होता है? तो ठीक देखिए, प्रतिभाशाली बच्चे के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ जो होता है वह होता है ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अलग उच्च ग्रेड के प्रोन्नत करना, वही जो संवर्धन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा इसका। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी? प्रतिभाशालियों के लिए तो कौन सी विधि उपयुक्त होगी सर्वाधिक? तो दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना, यानी मौलिक नाटक का मतलब उस सृजनात्मक कार्य कर रहा है। जो संकल्पनाएं या चित्र उनको दिया गया है, संप्रति दिया गया है, उसको देखकर जब वो नाटक लिखता है तो वह एक प्रतिभाशाली के लिए काफी बेस्ट विधि या तरीका माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा 19वां का। अब चलते हैं, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब 20वां प्रश्न कह रहा है कि 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चे को किस श्रेणी में रखते हैं? तो सबको पता है कि प्रतिभाशाली होते हैं। ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। 140 होते हैं, यहाँ पर लिखा गया है वही बात। अब थोड़ा यहाँ पर देख लीजिए, ये तो होते हैं कि 140 होते हैं। अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, उसको हम बताते हैं, थोड़ा ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। अब कह रहा है कि बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। अगर हम कहें कि जो ये 100 वाला जो मानक होता है इसको यहाँ से हटा दें तो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है
बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु का जो सूत्र होता है, ये इसे किसने दिया था? तो ये प्रश्न पूछे तो आपको उत्तर देना है कि जो स्टर्न है, स्टर्न महोदय और कुहलमान जो इन्होंने दिया है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बाटा वास्तविक आयु का संप्रत्यय। लेकिन अगर वही चीज ये पूरा 100 वाला बात कर दे तो टर्मन का नाम आता है, यानी 100 का जो मल्टीप्लाई करने का कार्य टर्मन ने किया था। तो इस सूत्र को ध्यान में रखिएगा। अब कुछ व्यक्ति हैं, उनकी पहचान करनी है तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि क्या क्या दिया गया है। पहली चीज, 140 से अधिक वाले जो बुद्धि लब्धि वाले बच्चे होते हैं उनको प्रतिभाशाली कहा जाता है। उसके बाद 120 से 140 के बीच अति श्रेष्ठ बच्चे को अंतर्गत आते हैं। 110 से 119 के अंतर्गत श्रेष्ठ और 90 से 110 के अंतर्गत सामान्य बुद्धि लब्धि वाले जो बच्चे होते हैं वो आते हैं। 80 से 90 के बीच में मंद बुद्धि वाले आते हैं और 70 से 80 के बीच में सीमांत मंद बुद्धि वाले बच्चे आते हैं। और 60 से 70 के बीच में जो मंद बुद्धि वाले बच्चे होते हैं और 25 से 60 के बीच में हीन बुद्धि वाले बच्चे होते हैं और 20 से कम वाले जो जड़ बुद्धि वाले होते हैं वो किसी काम के नहीं होते हैं। ठीक, तो ये बुद्धि लब्धि थी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 21 और प्रश्न नंबर 21 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? देखिए, मैंने बताया था जब थ्योरी पढ़ा रहा था तो प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताएं मैं उसमें बताया था और मैंने कहा था कि उसमें से 3 प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता होगी और एक उसमें से नहीं होगा। उसके आधार पर प्रश्न बन सकते हैं। उसी आधार पर ये प्रश्न 21वां प्रश्न बना हुआ है। तो एक जो है प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता नहीं है, आपको इसमें से ढूंढना है। तो कौन सी नहीं है? तो वो जो नहीं है वो है निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रिया जो होती है मंद बुद्धि प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता के अंतर्गत नहीं आता है। प्रतिभाशाली बच्चे आपको पता है कि उच्च आत्म क्षमता वाले होते हैं, अंतर्दृष्टि समस्याओं का समाधान करते हैं, उच्च श्रेणी की मानसिकता रखने वाले होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प 21 का सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है उसको थोड़ा देखते हैं। डैश डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। डैश डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत इसमें से नहीं है, आपको छांटना है। तो कौन नहीं है भैया? तो दूसरों के साथ झगड़ा करना, दूसरे के साथ झगड़ा करना कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ये प्रतिभाशाली बच्चों का संकेत नहीं है। जब आप विशेषताएं पढ़ाया था मैं इसमें तो उसमें ये चीज मैंने बताया था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पहले थ्योरी को पढ़िए, उसके बाद उत्तर को हमारे लगाइएगा, तब जाकर आपको उत्तर सही मिलेगा आप लोगों के लिए। ठीक, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब चलते हैं, यहाँ थोड़ा ये विशेषताएं भी इसकी दी गई है तो उसको भी देख लेते हैं। देखिए, दूसरों के झगड़ा करना यह प्रतिभाशाली छात्र का लक्षण नहीं होता है। यह कक्षा में झगड़ा जैसी स्थिति पैदा भी होती है तो वो ऐसे छात्र अपने विवेक और बुद्धि से उसे शांत करने का प्रयास करते हैं। सृजनात्मक विचार, अभिव्यक्ति की नवीनता, सृजनशीलता, ज्ञान, जिज्ञासा तथा आदि प्रतिभाशाली छात्रों की ये विशेषताएं होती है, ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 23 और प्रश्न नंबर 23 कह रहा है, प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है? देखिए, डैश डैश के कारण प्रतिभाशाली होते हैं। डैश डैश के कारण प्रतिभाशाली होते हैं। आपको विकल्प में से आप लोगों को चुनना है। तो देखिए, मानव सामाजिक कारकों के कारण, आनुवंशिकी रचना के कारण, वातावरणीय अभिप्रेरणा के कारण, और डी वाला 2 और 3 वाला विकल्प जो है सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आनुवंशिकी रचना के कारण भी हो सकता है बालक, और वातावरणीय अभिप्रेरणा के कारण भी बालक प्रतिभाशाली हो सकता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी वाला जो विकल्प है वो सही हो जाएगा 23 का। अब चलते हैं 24 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। ठीक, चलिए 24वां प्रश्न कह रहा है कि कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्तियों को दर्शाता है, जिसको भाषिक बुद्धि यानी कि बोलने की जो बुद्धि होती है वो सबसे अधिक होती है। तो कौन सा विकल्प दर्शाएगा? तो विकल्प नंबर ए कह रहा है कि शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, बेस्ट ऑप्शन। ठीक, और बाकी जो 3 ऑप्शन है इसके अनुरूप नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। इसकी थोड़ी व्याख्या है उसको भी देख लेते हैं। भाषिक बुद्धि से तात्पर्य शब्दों व वाक्यों की बोधन क्षमता से है।
शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता ही भाषिक बुद्धि वाले व्यक्तियों को दर्शाता है। तो यहाँ से हमारा जो सामयिक शिक्षा के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हमने करा दिया आप लोगों के लिए। अगर ये हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें जितने भी मैंने प्रश्न इंक्लूड किया था काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, जो कि आने वाले जो प्राइमरी सुपर टेट का एग्ज़ाम है उसमें प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो में प्रश्नों को आप लगाइए अपने हिसाब से, तब आपको पता चलेगा कि आप कितने सही कर पाते हैं या कितना आपको इस विषय के प्रति ज्ञान है, ताकि जो 10 नंबर का मार्क्स है उसमें आप अच्छे नंबर अगेन कर सकें। तो चलिए दोस्त, हम वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।